हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 15 ऑफ बीएनएस के बारे में, जो हमारा 26वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 25 लेक्चर कवर किए हैं, जहां पर 269 सेक्शन तक के प्रोविजन कवर कर चुके हैं। अब आज बात करेंगे धारा 270 से 297 यानी 297 तक के प्रोविजन के बारे में, जो बात करता है आपका पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस के बारे में। ठीक है, यानी लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता, सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय में, जिसमें आज हम देखेंगे कि पब्लिक न्यूसेंस जो आता है। पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? अगर संक्रामक रोग अगर कोई फैलाता है, जानबूझकर फैलाता है, उपेक्षापूर्वक फैलाता है, या फिर अश्लीलता अगर कोई फैलाता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है और क्या प्रोविजन यहाँ पे किए गए हैं। तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर 15 के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 15 जैसे मैंने बताया, लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध है। अब ये जो आईपीसी की अगर बात करते हैं, इंडियन पीनल कोड की, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता था? वो आपका स्टार्ट होता था 268 से। ठीक है, 268 पे स्टार्ट होकर 294A में समाप्त हो जाता था। अब यहीं अगर हम बात करते हैं अगर इसकी, तो ये कहाँ पे आ चुके हैं? पूरे की पूरी जितनी आईपीसी में सेक्शन थी, सारी धाराएं कहाँ आ गई हैं? अब धारा 270 से 297 के बीच में आ गई है, यानी चैप्टर 15 में आ गया है। अभी चैप्टर 15 जो पहले चैप्टर 14 हुआ करता था, अब चैप्टर 15 हो गया है। अब बाकी जितनी भी चीज़ें थी, जितने प्रोविजन थे, सब कुछ सेम टू सेम है, बस पनिशमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं। पनिशमेंट यहाँ पे बढ़ाई गई है, जिसमें जुर्माना बढ़ाया गया है, किसी में पनिशमेंट बढ़ा दी गई है, यानी कारावास की सज़ा। अब हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, तो पूरा जो चैप्टर है, पूरे चैप्टर को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन सा है? पहला आता है आपका पब्लिक न्यूसेंस, यानी लोक न्यूसेंस। अब यह धारा 270 पे है, इसकी परिभाषा बताई गई है, और ये धारा 290 और 95 किसी आईपीसी की लिख गया है। बाकी ये धारा 292 और 93 यहाँ पे आएगा। ठीक है, कौन सी? सेक्शन 292 और 293 लोक न्यूसेंस के बारे में। वहीं अगर हम बात करें अगर पब्लिक हेल्थ की, तो लोक स्वास्थ्य पे जो प्रभाव डालने वाले अपराध हैं कौन कौन से हैं? पहला तो आता है संक्रमण फैलाने वाली बात, दूसरा अपमिश्रण वाली बात, तीसरा आता है प्रदूषण फैलाना। ये सेक्शन वाइज मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अगर क्षेम, यानी कि किसी को इनसिक्योर फील हो रहा है, ठीक है, सुविधा में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे बात करें उतावलेपन से वाहन चलाने से संबंधित आ गया आपका। उतावलेपन से वाहन चलाना यानी कि या तो मार्ग पे चलाओगे या फिर जलयान में चलाओगे। उस यहाँ 281 से 282 में बताया गया। उसके बाद यात्रा में अगर खतरा उत्पन्न होता है, यात्रा में कुछ ऐसी डेंजरस वर्क होते हैं, खतरा उत्पन्न होता है, तो धारा 283 से 285 तक। उसी तरह से उपेक्षापूर्ण कार्य आता है। अगर उपेक्षापूर्ण कार्य कर रहे हो, जैसे अपमिश्रण वगैरह हो गए, यानी कि दबाव में मिलावट की जाती है, वो सारी चीज़ें धारा 296 से 291 तक है। वहीं अगर हम बात करें अगर शिष्टता और सदाचार, तो जो समाज होता है, समाज का सबसे मेन चीज़ क्या होता है? शिष्टता और सदाचार बनाए रखना। अगर इन्हीं पे क्या किया जाए, या इन्हीं पे प्रभाव डालने वाले कुछ ऐसे अपराध आ जाएं, तो फिर यहाँ पे क्या होता है? समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे बताया गया कि अगर अश्लीलता कोई फैलाता है, तो धारा 294 से 96 तक है। वहीं अगर लॉटरी कार्यालय की बात करें, तो लॉटरी कार्यालय आपका 294A जो हुआ करता था, अब 297 हो गया है। ये कैटेगराइज मैंने किया है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सबसे पहली धारा की, तो जो हमारा आता है पहली धारा लोक न्यूसेंस की। तो लोक न्यूसेंस पहले यहाँ पे बैरेक्ट में देखते हैं, बैरेक्ट में किस तरह से लिखा हुआ है, उसके बाद हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लोक न्यूसेंस जो होता है, वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो, अब कौन से व्यक्ति लोक न्यूसेंस के दोषी है, कौन से व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी माना जाएगा? अब ये न्यूसेंस शब्द लिखा है ना, इसको हिंदी में बोला जाता है अपदूषण। अब यहाँ पे अपदूषण मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बैरेक्ट में आपका जो लिखा है वही मैं यहाँ पे लिख के आया हूँ। ठीक है, तो अपदूषण क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में न्यूसेंस ही बोला जाता है। तो यहाँ पे इसकी हेडिंग क्या आ जाती है? पहले ये 268 में हुआ करता था परिभाषा, अब 270 में हो गया है। वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो अब कोई ऐसा कार्य करता है या अब किसी अवैध लोक का दोषी है। अब आपको कार्य और लोक में तो डिफरेंस समझ आया है, कोई कार्य क्या होता है और लोक क्या होता है।
तो कोई ऐसा कार्य करता है या अवैध लोभ का दोषी है। अब कैसा कार्य करता है, अब ऐसे अगर कार्य से या लोभ से सामान्य लोगों को, सामान्य यानी जनसाधारण जो होते हैं, आम जनता होती है, उनको या फिर जो समाज के निकट रहते हैं, आसपास की संपत्ति पर अधिकार रखते हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है मान लीजिए, तो जैसे पार्क गए, पार्क में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो किसकी होती है, समाज की होती है, सबकी होती है, कोई किसी एक की तो है नहीं। तो अगर उसको क्षति पहुंचाते हो तो क्या कर रहे हो, समाज वहीं पे लोगों की परेशानी खड़ी कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे अगर जैसे हमारी कुर्सियाँ टेबल वहाँ पे बनी हुई है, कुछ बना हुआ है, तो लोग उस पर जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पब्लिक सेफ्टी के लिए होता है, लोग स्वास्थ्य के लिए आराम से घूमते हैं, टहलते हैं, बैठते हैं। अगर आप उसी को क्या करते हो, प्रभाव डालते हो, उसको तोड़ते फोड़ते हो, तो क्या कर रहे हो, समाज के ऊपर यहाँ पे अधिकार, उनका अधिकार है संपत्ति पर, समाज के जो आसपास के खड़े लोग हैं, ठीक है, जनसाधारण है, तो उसमें अगर क्या करते हो, अवैध लोभ करते हो या फिर कोई ऐसा कार्य कर देते हो, तो यहाँ पे इनको क्या हो रहा है, जो आसपास के लोग हैं उनको हो रही कोई सामान्य क्षति हो रही है, संकट हो रहा है, या क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, इस कार्य या लोभ के माध्यम से क्या कर रहे हो, उन जो जनसाधारण हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनको कोई क्षति पहुंचा रहे हो, संकट उत्पन्न कर रहे हो, ये क्षोभ पहुंचा रहे हो। क्षोभ का मतलब उनको परेशानी खड़ी कर रहे हो उनके समक्ष, या फिर ये क्षति संकट या क्षोभ पहुंचाना अवश्यंभावी है, यानी आप ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे उनसे क्षति हो सकती है, उनको संकट उत्पन्न हो सकता है, और जिन्हें सार्वजनिक अधिकार का उपयोग करने का अवसर प्राप्त है। यानी कि जो आसपास के खड़े लोग हैं, जो जनसाधारण हैं, उनको क्या है कि सार्वजनिक जो अधिकार है उसका प्रयोग करने का अवसर है, वो वहाँ पे काम जाके कर सकते हैं, उनको अवसर प्राप्त है ना। कि अगर पार्क में कोई चीज़ लगी हुई है तो उन्हीं के लिए लगा है, पब्लिक के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे अगर उनको संकट क्षति उत्पन्न कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगा कि आपने क्या किया, पब्लिक न्यूसेंस किया, लोक न्यूसेंस किया, यानी कि लोगों के आवागमन में क्या कर रहे हो, बाधा उत्पन्न कर दे रहे हो। जैसे ये पब्लिक मार्ग है एक, ठीक है, ये पब्लिक मार्ग है, यहाँ से लोग आते जाते हैं, अब यहाँ पे क्या कर लिया, आधे रास्ते पे आपने कैप्चर कर लिया, तो ये क्या कर रहे हो, पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो, क्योंकि लोगों को आने जाने में जो सुविधा थी आप उस पर क्षति पहुंचा रहे हो, संकट उत्पन्न कर रहे हो। अब यहाँ से जैसे आने जाने का रास्ता था, आधे में आ जा रहे हैं लोग, अब यहाँ पे एक्सीडेंट भी ज़्यादा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, यहाँ से भी आ रहे हैं, इधर से भाई आधे रास्ते में, इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे माना जाएगा कि ये पब्लिक न्यूसेंस है। अब यहाँ पे अगर ये कहते हो कि कोई सामान्य न्यूसेंस इस तरह से मापी योग्य नहीं है कि उसमें कुछ सुविधा है, भलाई, अब आप ये कहते हो मैंने आधे रास्ते पे इसलिए किया है कब्जा, ताकि यहाँ पे लोगों की भलाई हो सके। अब यहाँ पे टेंट लगा रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे धार्मिक कार्य कर रहे हो, इससे अब ये तो हो नहीं सकता, ये मापी योग्य है ही नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, पब्लिक को परेशान करने के लिए ये सारी चीज़ कर दी। अब भले ही पब्लिक के भलाई के लिए हो, सुविधा के लिए हो, आप ये ऐसा बोल सकते हो, लेकिन ऐसा माना नहीं जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि आपने क्या किया है, पब्लिक न्यूसेंस किया है, आपको पब्लिक न्यूसेंस को दोषी माना जाएगा। अभी बात समझे, ये तो हो गई डायरेक्ट ही बात। अब ये लोक न्यूसेंस जो शब्द है वो आया कहाँ से, जो पब्लिक न्यूसेंस है ये आया कहाँ से है, तो सबसे पहली चीज़ तो इसको बोला क्या जाता है, लोक अपदूषण बोला जाता है, यानी लोगों के बीच में जो कार्य होता है इसको, इसलिए इसको लोक बोला गया। अपदूषण का मतलब क्या है, अपदूषण जो शब्द है ये फ्रेंच शब्द के न्यूरो शब्द से आया है, न्यूरे, और लेटिन शब्द के नोसेर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, हानि पहुंचाना या बाधा उत्पन्न करना। बाधा या हानि जो बताया गया है कि बाधा पहुंचाना, बाधा उत्पन्न करना और हानि पहुंचाना, ये किसके लिए है, ये जो पब्लिक है, पब्लिक को क्या कर रहे हो, हानि पहुंचा रहे हो, बाधा उत्पन्न कर रहे हो, इसलिए ये अपदूषण कहलाता है। और अपदूषण दो तरह के होते हैं, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी देखिए सामान्य के अनुसार, जो प्रोफेसर सामान्य है उनके अनुसार देखिए, अपदूषण ऐसा दुष्कृत्य है, यानी ऐसा एक रॉन्ग है, आपने टोर्ट पढ़ा होगा, टोर्ट में दुष्कृत्य पढ़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपदूषण ऐसा रॉन्ग है, दुष्कृत्य है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संपत्ति के उपभोग में अथवा सामान्य अधिकारों के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे दूसरा व्यक्ति जो है उसको किसी संपत्ति के उपभोग करने का अधिकार है, कोई सामान्य अधिकार है, उसका प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस पर बाधा उत्पन्न कर रहे हो ताकि उस प्रयोग ना कर पाए। आगे बात समझ में, तो ये आपका सामान्य के अनुसार परिभाषा। अब यहाँ पे अपदूषण दो प्रकार का होता है, कौन कौन से, पहला आता है लोक अपदूषण यानी पब्लिक न्यूसेंस, और एक आता है व्यक्तिगत अपदूषण यानी कि पर्सनल न्यूसेंस। अब पर्सनल न्यूसेंस जो होता है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए यहाँ पर दूर किए जाने के लिए न्यायालय से ब्यादेश की मांग कर सकते हो, यानी कि ब्याद इंजंक्शन जारी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो, केस संचित कर सकते हो, ये सारी चीज़ कर सकते हो।
ठीक है, ये व्यक्तिगत अवदूषण हो गया। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपका लोक न्यूसेंस और व्यक्तिगत न्यूसेंस की बात की जाए तो इसमें डिफरेंस आता है। सबसे पहला डिफरेंस क्या आता है कि जो लोक न्यूसेंस होता है वो सार्वजनिक अधिकारों, सुरक्षा और सुविधा के विरुद्ध उत्पन्न होता है। आप किसके विरुद्ध ऐसा अपराध कर रहे हो? जो सार्वजनिक अधिकार का प्रयोग करने से संबंधित है, जो सार्वजनिक सुरक्षा से रिलेटेड है, उनकी सुविधा से रिलेटेड है, उनके बारे में अपराध करते हो जो लोगों की सुविधा के लिए है। और वहीं अगर हम व्यक्तिगत न्यूसेंस की बात करें तो व्यक्तिगत न्यूसेंस जो है किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों के हनन के विरुद्ध अपराध है। किसके विरुद्ध? व्यक्तिगत अधिकार की। अब मान लीजिए मेरा यहाँ पे घर बना हुआ है, यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे कुछ भी डीजे बजा रहे हो, बहुत तेज तेज डेली आप डीजे बजाते हो, ये हमें क्या होता है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या है, एक व्यक्तिगत न्यूसेंस है। लेकिन यही चीज़ अगर पूरे पब्लिक को यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो क्या हो जाता है, पब्लिक न्यूसेंस है। अब हालांकि यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिर्फ मेरे घर के पास रखे हो डीजे पूरा रखे हो, डेली बजाते रहते हो, तो वो क्या है, वो पर्सनल यानी व्यक्तिगत न्यूसेंस कहलाता है। आप पर्सनली मेरे विरुद्ध क्या कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। वहीं अगर हम बात करें लोक न्यूसेंस की तो इसमें व्यक्तिगत रूप से वाद हेतु उत्पन्न नहीं होता, ये पब्लिकली यहाँ पे वाद हेतु उत्पन्न होता है। लेकिन अगर व्यक्तिगत न्यूसेंस की बात की जाए तो इसमें कोई क्षतिग्रस्त व्यक्ति है यानी जिसको क्षति हुई है पर्सनल, वो क्या कर सकता है, वो वाद संसित कर सकता है कि किसके विरुद्ध, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसने न्यूसेंस क्रिएट किया है यानी जिसने अपदूषण बनाया है। तीसरी अगर डिफरेंस की बात करें तो लंबी अवधि तक लोक न्यूसेंस का बने रहना वैध रूप धारण नहीं करता, यानी कि अगर पब्लिक न्यूसेंस बहुत टाइम तक चल रहा है तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि वो एक लीगल रूप बना लेगा, एक वैध रूप धारण करेगा। लेकिन वही चीज़ अगर यहाँ व्यक्तिगत न्यूसेंस की बात करें, अगर एक कालांतर में चिरभोग का स्थान ले सकता है, यानी कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है ये सारी चीज़ें, यानी कि मान लीजिए एक प्रकार से प्रथा टाइप की चली आ रही, तो वो क्या हो जाता है, वो चिरभोग का रूप ले सकता है, यानी कि वैध रूप ले सकता है इसका। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि इसमें किस प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग नहीं, किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की जा सकती है। किसमें? आपका जो लोक न्यूसेंस है, लोक न्यूसेंस में किसी भी प्रकार की यहाँ पर क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की जा सकती जब तक कि किसी व्यक्ति विशेष को क्षति ना पहुँची हो। अगर किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ पे क्षति पहुँची है तो फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्षतिपूर्ति मांग सकते हो। बाकी जनरली देखा जाए तो लोक न्यूसेंस में आप यहाँ पे क्षतिपूर्ति नहीं मांग सकते। वहीं अगर व्यक्तिगत है तो वहाँ पर आप क्षतिपूर्ति मांग सकते हो। जिसने न्यूसेंस क्रिएट किया है उसके विरुद्ध आप क्षतिपूर्ति की मांग करने के लिए सूट फाइल कर सकते हो, या फिर वाद संसित करवा सकते हो, दांडिक मामला चलवा सकते हो। ये है आपका। आई होप आपको ये पब्लिक न्यूसेंस और व्यक्तिगत जो न्यूसेंस है ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अगर इसके दंड की बात करते हैं तो दो तरह के यहाँ पे दंड बताया गया है। पहला दंड आता है आपका सेक्शन 292, पहले 290 में था, अब यहाँ पे 292 में कर दिया। यहाँ पे कहता है कि अन्यथा अनुपबंधित मामलों में, यानी कि ऐसे मामलों में अगर लोक न्यूसेंस किया जा रहा है जो इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है, अन्यथा यहाँ कहीं पे भी उपबंधित नहीं किया गया है, तो उसके लिए अगर दंड की बात आती है तो सिर्फ यहाँ पे जुर्माने की बात आती है। सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, कितना, 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर एक बार, ये 293 की बात करते हैं, अगर एक बार आप आदेश कर दिया गया कि आप न्यूसेंस को बंद करें, जो न्यूसेंस फैला रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, उसको बंद कर दिया जाए, अब यहाँ पे न्यूसेंस नहीं होगा। अब आप लेकिन फिर भी आप नहीं मानते हो, जो न्यूसेंस फैला रहा है फिर भी नहीं मानता है और वो न्यूसेंस जारी रखता है आदेश के पश्चात भी, तो वहाँ पे उसको कितनी सजा होगी, सादा कारावास से 6 महीने तक की या फिर 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये पूरा मामला जो आता है आपका आता है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। और पब्लिक न्यूसेंस अगर यहाँ पे है तो इसका कहीं ना कहीं प्रोविज़न आपको सीआरपीसी में भी मिलता था, अब कहाँ पे मिलने वाला है, अब बीएनएसएस में मिलने वाला है। तो बीएनएसएस की बात करें यहाँ पे तो इसी से रिलेटेड रीड विद यहाँ पे कर लीजिएगा प्लस इसको कि सेक्शन 152, 162 और 163 यहाँ पे आपको न्यूसेंस के बारे में पूरा प्रावधान मिलेगा। कहाँ पे? बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में।
अब यहाँ पे सेक्शन 152 क्या कहता है, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश दिया जा सकता है। यानी कि जब न्यूसेंस क्रिएट होता है, अगर कोई कंप्लेन करता है, किसी तरह की सूचना मिलती है, किसको, डीएम को, ठीक है, एसडीएम को, या फिर अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसको ऑथराइज किया जाए, ये तीनों में इस बात की जा रही है, ठीक है। तो इनको अगर सूचना मिलती किसी तरह से, तो यहाँ पे न्यूसेंस हटाने के लिए ना एक कंडीशनल ऑर्डर जारी कर सकते हैं। वहीं अगर 162 की बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। यानी कि यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट कौन, डीएम, एसडीएम या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उनको जिनको अथॉराइज किया गया हो, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं कि न्यूसेंस की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि वापस ये न्यूसेंस क्रिएट ना हो या उसके चालू रखने में कोई चालू ना रखे, उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आदेश जारी कर सकते हैं, उसको प्रतिषेध कर सकते हैं। ये बात हो गई। उसके बाद 163 आता है। जैसे आप देखते थे धारा 144 लगती थी, पहले लगती थी ना, अब वही अब कहाँ पे आ गए, धारा 163 में आ गया है। अब कहाँ क्या लागू होगा, धारा 163, क्या बोलेंगे कि धारा 163 लागू है। तो यहाँ पे क्या कहता है, न्यूसेंस के आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों, यानी कि अभी न्यूसेंस क्रिएट नहीं हुआ, यहाँ पे आशंकित है कि ऐसा खतरा उत्पन्न हो सकता है, अर्जेंट मामले है। अब जैसे आप देखोगे, जैसे अयोध्या मंदिर वाला केस का जजमेंट आया था, उस टाइम पे कई जगह ऐसे थे जहाँ पे धारा 144 लागू हुई थी, ठीक है ना। अब यही धारा 163 अब कर दिया गया है, ठीक है। अब तो उस टाइम पे क्या है, सीआरपीसी लागू थी, इसलिए धारा 144 लागू किया गया था कि आशंका है कि कहीं ऐसा कुछ न्यूसेंस क्रिएट ना हो, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे 144 लागू कर दिया गया था। तो ये अर्जेंट मामलों के बारे में, न्यूसेंस के बारे में है। यहाँ पर भी किसको पावर है, यहाँ पर भी डीएम को पावर है, एसडीएम को पावर है, और साथ ही साथ किसको, जो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उनको भी यहाँ पे पावर दिया गया है। अभी असल में ये आपका पूरा न्यूसेंस के बारे में प्रावधान, आई होप न्यूसेंस समझ में आया होगा एक एक वर्ड टू वर्ड, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है लीगलाइजेशन सर, ठीक है। जिस नाम से इस यूट्यूब चैनल पे जाओगे, यूट्यूब चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, आपको एफबी पेज का, फेसबुक पेज का भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी काफ़ी जानकारी रहती है, ठीक है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी का भी आपको क्या मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, तो आप फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आगे बात करें सेक्शन 271। अब ये संक्रामक रोग के बारे में बात करता है तो पब्लिक हेल्थ के बारे में ही, तो जो संक्रामक रोग फैल रहे हैं उसके से संबंधित ये मामला आता है। तो जो 269 में हुआ करता था 271 में आ गया है। यहाँ पे कहता है जो कोई विधि विरुद्ध रूप से, कैसे, विधि विरुद्ध रूप से, यानी कि लीगली नहीं कर रहा है, इलीगली क्या करता है, या फिर उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे कि उससे, यानी जिससे वह जनता या विश्वास करने का जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है। अब मान लीजिए ए नाम का बंदा है, इसको कोई ऐसी बीमारी है जैसे मंकी पॉक्स आया हुआ है, ठीक है, या फिर कोविड जैसे था उस टाइम में। अब ये जानता है कि अगर मैं किसी के संपर्क में आऊँगा, कहीं बाहर जाऊँगा, तो लोगों को क्या हो जाएगा, ये डिसीज हो जाएगा, ये रोग फैल जाएगा। अब ये जानता है, यह विश्वास करने का कारण रखता है कि फैल जाएगा, लोगों को बीमारी फैल जाएगी, फिर भी ये क्या करता है, उपेक्षा करता है और बीच में भीड़ में चला जाता है, लोगों को फैलाता है। यहाँ पे अगर ना भी फैले रोग, फिर भी क्या कर रहा है, यहाँ पे फैलना संभाव्य तो है, संभावना तो है। अगर ये उपेक्षा कर रहा है, नेग्लिजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको 6 महीने तक की सज़ा होगी, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ये हो गया। वहीं अगर 272 की बात करें, 271 272 में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक दो शब्द का फर्क है। यहाँ पे परिदेशपूर्ण कर दिया गया है, वहाँ पे उपेक्षापूर्ण किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि परिदेशपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग संक्रमण फैलना संभाव्य हो। आप परिदेशपूर्ण, किसी से घृणा करते हो, उसके पास जाते हो और उसको जानबूझ कर यहाँ पे फैलाना चाहते हो, तो यहाँ पे अगर ऐसा कार्य करते हो और जानते हो कि इससे रोग फैल सकता है, संभावना है, तो आपको 2 वर्ष तक की सज़ा होगी। यहाँ पे जानबूझ के कर रहे हो, ठीक है, परिद्वेषपूर्ण कर रहे हो, घृणा भावना से संबंधित कर रहे हो, और लेकिन ऊपर क्या है, उपेक्षा कर रहे थे। चलो बाज़ार घूम के आते हैं और ठीक है, फैल जाए तो फैल जाए। अगर ऐसा करते हो, किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नहीं कर रहे थे,
किसी से दोस्त नहीं था, फिर भी आप ऐसे भीड़ में चले गए। कहाँ पे? 271 वाले में। अब 272 की बात यह है कि बर्जेसपूर्ण हो गया कि आप जानबूझकर ये सब करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे ये केस है मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो मिस्टर एक्स कर दिया गया, हॉस्पिटल जेड का 1999 का मामला है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक व्यक्ति था, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, यहाँ पे ए नाम का जैसे व्यक्ति है, इसने क्या किया था, इसको क्या हुआ, एक गंभीर रोग था रतिजन्य, यानी कि एड्स था। क्या था? एड्स। और ये क्या करना चाहता था, किसी महिला से विवाह करना चाहता था। अब ये इसको क्या है, बीमारी है, एड्स है। अगर किसी से विवाह करेगा तो उसके उन दोनों के बीच में क्या होगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनेंगे, ठीक है ना, फिजिकल होंगे, तो वहाँ पे उसको भी एड्स फैलने का चांसेस है। तो फिर भी ये क्या करता है, वहाँ पे जानबूझकर किसी महिला से विवाह करना चाहता है। अब ये करना चाहता था, लेकिन हॉस्पिटल के रिपोर्ट के कारण, यानी हॉस्पिटल ने एक उस पर रिपोर्ट प्रकट किया जिसके कारण से इसका विवाह क्या हो गया, स्थगित हो गया, रुक गया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बात सही है, ठीक है, कि अगर यदि आपको एड्स था, ठीक है ना, यदि एड्स है और आप जानबूझ से किसी महिला से विवाह करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट किस में मिलेगी? पनिशमेंट आपको मिलेगी धारा 270, उस टाइम पे तो धारा 270 था, भारतीय दंड संहिता का, तो धारा 270 में पनिशमेंट मिलने की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। वहीं अगर अब की बात करें तो अब यही चीज़ धारा 272 में आ चुकी है, तो धारा 272 में पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपके धारा 272। अब वहीं अगर नेक्स्ट बात करें, क्वारंटाइन नियम, आपने देखा वो कोविड के टाइम पे क्वारंटाइन हुआ था, क्वारंटाइन रूल आया था कि सबको एक बंद करके रखा जाता है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। अगर उस चीज़ का अगर कोई अवज्ञा करता है, पालन नहीं करता है, अब वो क्वारंटाइन क्यों किया गया था, ताकि इसीलिए किया गया था ताकि जो संक्रमण है वो फैले ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए क्या किया गया था, एक नियम निकाला गया था क्वारंटाइन। अब उसका अगर पालन नहीं करते तो 6 महीने तक की सज़ा है, ये जुर्माना से, दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आपका 273 है, जो पहले 271 में था। अब यहाँ पे क्या कर दिया, पहले क्वारंटीन लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, क्वारंटीन लिखा हुआ था, अब इसको क्या कर दिया गया है, क्वारंटाइन कर दिया गया है। उसके बाद आता है सेक्शन 279। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन वही हम डील कर रहे हैं, बीच में ये मत बोलना कि सर ये वाला नहीं आया, ये वाला नहीं आया। अब देखिए, आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं बेयर एक्ट में, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, जो एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, मैं उसको लेके नहीं आया। तब 279 देखिए, जो पहले 277 हुआ करता था, लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। अब कोई जब जो पब्लिक है, ठीक है, किसी जलाशय से, यानी मान लीजिए तालाब है, तालाब से पानी भर रहे हैं लोग, वहाँ के गाँव, पूरे गाँव के लोग पानी भरते हैं। अब कोई व्यक्ति आता है, उस पूरे तालाब को गंदा करता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ मिलाता है जिससे पानी का उपयोग कम करे लोग, मान लीजिए कुछ ऐसे दवा मिला देता है कि लोग पानी का उपयोग कम करने लगे वहाँ से, तो ये क्या कर रहा है, वहाँ पे एक अपराध कर रहा है, जल को कलुषित करने का, पब्लिक के साथ ही कर रहा है ना। पब्लिक उस तालाब से क्या करती है, पानी भरती थी, और उसमें मिलावट कर रहा है या फिर जहरीला कर रहा है, तो वहाँ पे उसको 6 महीने तक की सज़ा या 500 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 281। ये सबसे इम्पोर्टेंट धारा है, 279 हुआ करती थी, अब 281 हो गया है। जब आप रेसली ड्राइविंग करते हो, इसको क्या बोला जाता है, रेसली ड्राइविंग का अगर सेक्शन पूछा जाए तो आपको 279 आईपीसी वाला था, अब 281 बोलना है बीएनएस का। क्या बोलना है, रेसली ड्राइविंग का कहाँ है, 281। यानी कि इस तरह से आप वाहन चला रहे हो कि सामने वाले की इसका लग सकता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, सामने वाले के कुछ चोट आ सकती है, ऐसा संकट उत्पन्न हो सकता है मानव जीवन पे, फिर भी आप चला रहे हो। यहाँ पे कुछ संकट हुआ नहीं है, या हो सकता है, यहाँ संभावना मात्र है कि आप इतनी स्पीड से बाइक चला रहे हो। आप देखते होगे कि बाइक बहुत स्पीड में लोग चलाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक संकट उत्पन्न होने का खतरा रहता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सामने आ जाए तो आप संभाल नहीं पाओ गाड़ी को, और वहाँ पे क्या कर दो, गिरा दो, उसका एक्सीडेंट कर दो, चोट आ जाए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ कहता है कि अगर कोई लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाता है या उसको हाँकना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले बैलगाड़ी हो रही थी, फिर भी अभी यहाँ पे इसको कर दिया गया, ठीक है। मानव जीवन पर अगर कोई संकट हो या कोई उपाधि या क्षति कारित होना संभाव्य हो, यहाँ पे हुआ नहीं है क्षति, सिर्फ संभावना मात्र है, तो वहाँ पे आपको 6 महीने तक की सज़ा और ये या फिर 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा, ऐसा मामला है।
अब कई अगर ऐसे मामले आते थे तो आप देखते थे कि 279 लगता था, साथ साथ 337 भी लग जाती थी, 338 भी लग जाती, अगर हड्डी उड्डी टूट गई 338 भी लग जाती थी आईपीसी की, ठीक है, 337 भी लगती थी। वहीं अगर अब बात करें तो अगर 281 लगाए तो उसके साथ अब कौन सी लग सकती है, धारा 125 बीएनएस की। ये मैंने बताया था धारा 125 जब पढ़ रहे थे उस टाइम भी मैंने इस धारा का मैंने जिक्र किया था, ठीक है। तो अब फिर से कर रहा हूँ, तो इसके साथ कौन सी धारा पढ़नी है आपको, बीएनएस की धारा 125। यहाँ पे क्या बताया कि कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेप संकटपन्न होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है, आगे समझ में। तो यहाँ पे इसका पनिशमेंट क्या है, किसी में 3 वर्ष का दिया है, 7 वर्ष का भी दिया होगा। अब कितनी पनिशमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है धारा जो है 283 जो है ये एडीपीओ में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, एडीपीओ में पूछा गया था क्वेश्चन है ये। सिर्फ धारा याद करनी है आपको कि भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन करना, यानी कि जो नौ परिवहनिक है, यानी कि जो जल में वो चलते रहते हैं, जहाज वगैरह चलते हैं, वहाँ पे अगर भ्रामक कोई ऐसा लाइट दिखाते हो जिससे लोग भ्रम में उत्पन्न हो जाएं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ठीक है, या फिर किसी ऐसे चिन्ह को दिखाते हो गलत डायरेक्शन में जाने का, तो यहाँ पे आपको कितनी सज़ा मिलेगी, यहाँ पे आप सज़ा देख सकते हो वहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ आपको इसमें क्या याद करना है, सिर्फ हेडिंग याद करनी है, बाकी कुछ नहीं। अब जो इम्पोर्टेंट आता है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है 294 से 297 तक के प्रोविजन। अब अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय करना। अब यहाँ पे देखिए अश्लीलता के बारे में बात की जा रही है। अश्लीलता आप समझते हैं कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे कोई अश्लील हरकतें करना। आजकल देखते होंगे कि बहुत सारी, जैसे मेट्रो में भी देखो बहुत सारी ऐसी अश्लील हरकतें करते रहते हैं, ठीक है, किस करते रहते हैं, बाकी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखते होंगे, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे रील्स देखते होंगे, तो रील्स बनाने के लिए लोग क्या क्या करते रहते हैं, अश्लीलता फैलाते रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहता है कि अश्लीलता का पुस्तकों आदि द्वारा विक्रय करना। जैसे यहाँ पे पहला क्लॉज क्या कहता है, उपधारा 2 के प्रयोजन के लिए किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेख चित्र, रंग चित्र, रूपण या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में किसी अंतर्वस्तु का प्रदर्शन करना अश्लील समझा जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने रील्स की बात की थी तो ये आ गया ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप का भी आ गया, इसमें जिक्र हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से में ही रील्स बनाते हो तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, अश्लील समझा जाएगा। लेकिन कब अश्लील समझा जाएगा, जब वही कंटेंट आपका जो पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख चित्र है, रंग चित्र है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो कैसा हो, वो कामोद्दीपक हो, यानी कि अगर किसी के मन में ऐसे कामोद्दीपक फील आता है, ठीक है ना, सेक्सुअल फील आता है उसको देख के, कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर हो, जो ऐसे व्यक्ति हैं उसके लिए कामुकता आ जाए, उन व्यक्तियों को दुराचारी या भ्रष्ट बना दे। अब देखते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो रेप वाले मामले आते हैं, ठीक है, जिसमें पकड़ा जाता है तो वो क्या बोलते हैं, उनका बयान क्या आता है अभियुक्तों का, कि उन्होंने क्या किया, मोबाइल फ़ोन में देख कर ये सब किया, उनके मन में ऐसा आया करने का, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंटेंट्स रहते हैं, उसको देखने के बाद उनको ये सारी चीज़ें रहती है, तो उनको दुराचारी या भ्रष्ट बनाता है। ऐसा कोई कंटेंट है, पुस्तक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो अश्लील समझा जाएगा। वहीं अगर दूसरी बात करते हैं तो जो कोई अश्लील पुस्तिका ये सारी चीज़ें क्या करेगा, रचेगा, यानी कि कागज़ लिखेगा, बनाएगा, परिचालित करेगा, उत्पादित करेगा, आयात करेगा, निर्यात करेगा, बेचेगा या भाड़े पर देगा, तो उसको कितनी सज़ा होगी। यहाँ पे 2 तरह की पनिशमेंट बताता है। पहला कहता है कि प्रथम दोष सिद्ध, यानी कि पहली बार अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो उसको 2 वर्ष तक की सज़ा होगी और 5,000 रुपये तक का जुर्माना। वहीं अगर हम बात करें दूसरे या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की, कितना, दूसरा, यानी कि एक बार तो उसको दोष सिद्ध हो गया है, वहीं अगर दूसरी बात करता है या फिर उसके बार कई बार करता है तो उसको जब जितनी बार भी करेगा तो 5 वर्ष तक की सजा होगी और साथ ही साथ 10,000 रुपये तक का जुर्माना इसको लगाया जाएगा। अब एक टेस्ट होता था हिकलैंड टेस्ट, ठीक है, आपने सुना होगा हिकलैंड टेस्ट। ये किससे रिलेटेड है, ये आपका सेक्शन 294 से ही रिलेटेड है। पहले जो था सेक्शन 292 से रिलेटेड आईपीसी से था, अब कहाँ पे आपका रिलेटेड हो जाएगा, ये सेक्शन 294 से रिलेटेड है। ये हिकलैंड टेस्ट है, वो अश्लीलता को मापने का एक पैमाना था। तो ये आपसे अगर पूछा जाए हिकलैंड टेस्ट से संबंधित जो मामला था ये किससे रिलेटेड है, तो आपको सेक्शन 294 आपको याद रखना है, यानी आपको इतना याद रखना कि अश्लीलता से संबंधित है,
किससे संबंधित है? अश्लीलता से। वहीं अगर हम बात करें अगर संविधान में किस आर्टिकल से संबंधित है, तो संविधान में जो अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 है उससे संबंधित है। ये जो 19(2) है ना, ये किसे MPCJ में पूछा गया था, मध्य प्रदेश सिविल जज में पूछा गया क्वेश्चन था कि ये असली जो हिगलन टेस्ट है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में था क्या? 19(2) भी था। तो आपको क्या लगाना है? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 हिगलन टेस्ट से संबंधित है। आर बनाम हिगलन टेस्ट 1868 का मामला था। उसके बाद आता है सेक्शन 295, जो पहले 293 हुआ करता था, अब क्या कर दिया गया यहाँ पे? बालक के अश्लील पुस्तकों का विक्रय। अब यहाँ पे क्या कर दिया? पहले 20 वर्ष लिखा हुआ था, अब यहाँ पे क्या कर दिया है? बालक कर दिया है। एज को यहाँ पे एज का क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया है। ठीक है। अब वही चीज़ अगर आर्म्स एक्ट की बात करें तो आर्म्स एक्ट में सेक्शन 9 में भी यही चीज़ बताया गया है इसी तरह का। ठीक है। अब ये देखिए सेक्शन 294 में निर्दिष्ट वस्तु को किसी बालक को बेचना, यानी कि 294 में जैसी चीज़ें हमने पढ़ी, जो चीज़ें, वही चीज़ अगर किसी बालक को बेची जाए, बालक कौन होता है? जो 18 से कम का होता है। ठीक है। तो ये उस बालक को क्या करना? बेचना, वितरित करना, उसको भाड़े पर देना। अगर ऐसी चीज़ होती है तो प्रथम दोष सिद्धि पर जो ऐसा करता है तो 3 वर्ष तक की सज़ा होगी और 2000 रुपये तक का जुर्माना होगा। वही चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर दूसरे पश्चातवर्ती आते हैं तो वहाँ पर 7 वर्ष तक की पनिशमेंट होगी और 5000 रुपये तक का जुर्माना। आगे बात समझ में ये है आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है अश्लील कार्य और गाने। आप देखते होंगे पब्लिक प्लेस पे बहुत सारे ऐसे गाने गाते हैं जिसे लोगों को सुन के शर्म आ जाए। तो ऐसे गाने अगर पब्लिक प्लेस पे अगर होता है, कोई गाता है, कहाँ पे? लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करता है, लोक स्थान के समीप या लोक स्थान में कोई अश्लील गाना गाता है, पवाड़े गाता है, शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा, जिससे लोगों को इनकन्वीनियंस फील होता है, यानी कि ये असुविधा फील होती है, तो वहाँ पे उनको 3 महीने तक की सज़ा होगी या 1000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। किसको? जो ऐसे शब्द गाता है, सब अश्लील गाने गाता है, अश्लील हरकतें करता है। तो आपको 294 लगता था पहले, अब क्या लगेगा? 296 लगेगा BNS की। वही इसकी एक लास्ट सेक्शन आता है 297, जो लॉटरी कार्यालय रखने से संबंधित है कि अगर आप लॉटरी कार्यालय रखते हो तो वहाँ पर भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तब तो ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो ठीक है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, किसी का भी नहीं है, फिर भी आप बिना परमिशन के ऐसे लॉटरी कार्य रखते हो तो वहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। 294A हुआ करता था, अब 297 है। पनिशमेंट की ज़्यादा जरूरत नहीं है, पनिशमेंट आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हेडिंग याद रखना। अब ये बताइए चैप्टर 15 समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब यहाँ पे देखिए जो अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो चैप्टर 16 पे ना होगा, चैप्टर 17 पे होगा, जो संपत्ति के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करता है, अपराध के बारे में बात करता है। अब चैप्टर 16 जो है उसके सिर्फ 4 धाराएं हैं, 4 धाराओं की सिर्फ हेडिंग याद करिएगा। हेडिंग याद करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा क्लियर रहेगा, बाकी और ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत उसमें नहीं है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।